हाँ भाई, नकलियो। कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? चैप्टर अपना नया शुरू करेंगे जी आज, जिसका नाम है कंजंक्शन। ठीक है। कंजंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, जंक्शन दो चीज़ों को जोड़ता होगा। अपने ट्रेनों में नहीं होते जंक्शन, कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे डिब्बे विब्बे बदले, मतलब इंजन बदला जाता है, इधर हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी पटरियाँ आके मिल रही होती हैं। कंजंक्शन चीज़ों को जोड़ने वाला। इट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। कंजंक्शन का काम क्या होता है? शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ना। ठीक है जी। अब ये दो टाइप की कंजंक्शंस हैं। एक है जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक है जी आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनको बोलते हैं जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। याद करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। ये 7 कंजंक्शन है। फैन बॉयज, शॉर्टकट है इसका, फैन बॉयज। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। काफ़ी बच्चों को फॉर सुनते ही अजीब लग रहा होगा, फोर कैसे कंजंक्शन होगी? टेंशन मत लो, इसी चैप्टर में आएगा। इसी चैप्टर में आएगा, आ जाएगा समझ। फोर कंजंक्शन होती है तो उसका क्या मीनिंग होता है ना? सारी बातें पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो, 1 मिनट देना भाई मुझे ना, 1 मिनट। हाँ जी। मैंने क्या कहा? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है। कंजंक्शंस को अगर अपन बांटें तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है जी। क्यों रखे हैं ऐसे नाम? क्या कहना चाह रहा हूँ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या फ़र्क होता है? ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ना, अगर आपको याद हो तो हमने टेंथ चैप्टर के अंदर बात करी थी, मेन क्लॉज सब क्लॉज। कुछ याद आ रहा है? मेन क्लॉज सब क्लॉज कुछ याद आया? मेन क्लॉज कह लो या प्राइमरी क्लॉज कह लो और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दिया। ठीक है जी। ये चीज़ हमने मॉडल चैप्टर के अंदर भी एक बार वर्ड यूज़ किया था, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर मैं आसान भाषा में कहना चाहूँ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और ये वाली जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, ये ऐसी कंजंक्शन होती हैं, इनसे जब दो क्लॉजेस जोड़े जाते हैं तो कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज नहीं होता। कुछ मेरी बात आई समझ? एक बार फिर से बोलता हूं, देखो। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आगे क्या लिखा है? इनको छोड़ के बाकी सारी, यानी इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, ये सब सब किसके अंदर में आएंगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंडर में आएंगी। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब बाकी सब कंजंक्शन से आप दो क्लोजेस को जोड़ते हो, जैसे अगर मैं कहूं इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, 10th चैप्टर में हमने सवाल किया था, अगर तुम लेट आए मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर मेरा जो तुम्हारे घर वालों को बताना है वो डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर कि भैया अगर तुम लेट आए। मेरी बात आई समझ में? तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हो कि एक जो क्लॉज है जिसके अंदर मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, वो मेन क्लॉज है आपका, अगर तुम लेट आए। ठीक है। ये वाला जो क्लॉज है अगर तुम लेट आए, इसका अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इसका मीनिंग तभी पूरा होगा जब आगे ये वाली बात या कह लो मेन क्लॉज आप लिखोगे। तो जब जब आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो क्लॉजेस को जोड़ते हो तो वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से जब आप दो क्लॉजेस को जोड़ते हो तो वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वहीं अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो वो दोनों क्लॉज अपना इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने एक रूल किया कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। ठीक है। जिसमें यही अपन ने सेंटेंस किया था, इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। इफ यू विल कम लेट था, काट के कम लेट किया था हमने। उसी के अंदर लास्ट में एक सेंटेंस था,
आई विल टीच यू इंग्लिश एंड मोहन विल टीच यू हिस्ट्री, है ना। वहां पे दो फ्यूचर साथ में क्यों आ पा रहे थे? क्योंकि दोनों क्लॉजेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे, कोई एक दूसरे के लिए कंडीशन का काम नहीं कर रहे थे। या उसी बात को अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में बात करूं तो वहां पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई थी एंड, वहां पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई थी एंड, जिसकी वजह से क्या हुआ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी होने की वजह से क्या हुआ भैया? ये दोनों क्लॉज आपस के अंदर डिपेंडेंसी कोई थी नहीं, इन दोनों क्लॉजेज में आपस में कोई डिपेंडेंसी वहां पे थी ही नहीं। मेरी बात आ रही है समझ में? तो हालांकि हम इस पे कोई बहुत ज्यादा हालांकि हम कोई इस पे बहुत ज्यादा अभी रिसर्च नहीं करेंगे। सुनना, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसका थोड़ा सा अंश मुझे चाहिए अभी। देखो, बिल्कुल मामूली सा अंश मुझे यहाँ पे इन दो चार बातों को बताने के लिए चाहिए, बाकी इसका कोई ज्यादा यूसेज वैसे है नहीं। हाँ, एक अब नया टॉपिक आने लगा है, पहले ही मेनली सीडीएस में आता था, बैंक में कभी कभार देखने को मिलता था, एसएससी में पहले नहीं आता था। टीसीएस जब पेपर बनाता था तब ये सवाल नहीं आते थे, जब से वेंडर चेंज हुआ तब से नजर आने लगे कुछ इस टाइप के सवाल। ऐसे ना सेंटेंस दिया होता है और वो पूछता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्या ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, अब शॉर्ट में सुनना, अगर वाक्य में कोई कंजंक्शन ना आ रही हो, अगर वाक्य में क्लॉज ही एक को कहने का मतलब, अगर वाक्य में कंजंक्शन तो नहीं कहना चाहिए, दो वर्ड्स को भी तो जोड़ती है ना कंजंक्शन, अगर वाक्य में क्लॉज एक ही है, एक ही क्लॉज है, तो वो कहलाता है जी आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगर उसके अंदर क्लॉजेज दो या दो से ज्यादा है, अगर क्लॉजेज दो या दो से ज्यादा है, ठीक है, उस केस में ये सिनेरियो बनता है कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड वाला। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके बनाते हो तो उनको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। और वहीं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फिर से बोल देता हूं एक बार मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये हल्का सा यहां पे बता के ये छोड़ रहा हूं ये चीज, ठीक है। ये चीज की डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को मिलेगी। मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, मैं आपके बैच में एक अलग से, जैसे वो सेक्शन बने हो ना, फोल्डर कह लो, सेक्शन कह लो, जैसे आप देखते हो कि ग्रामर लिखा हुआ है, उसके नीचे ग्रामर की वीडियोज होती हैं, है ना, ऐसे ही वहां पे न्यू पैटर्न प्लस सीडीएस नाम से लिख दूंगा उसको मैं, क्योंकि ज्यादा सवाल सीडीएस वगैरह में आते हैं। ठीक, तो न्यू पैटर्न प्लस सीडीएस नाम से लिख दूंगा, उसके अंदर सीडीएस में कुछ अलग टाइप के जो सवाल आते हैं वो भी डाल देंगे, है ना, या बैंकिंग में कुछ अलग टाइप के सवाल आते हैं वो भी डाल देंगे, और साथ में अपना जो एसएससी में नए पैटर्न के अंदर आने लगे वो भी डाल देंगे। तो इस चीज की वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ता है। दो टाइप की कंजंक्शन है ना। अगर इनको ऐसे बांटे, ये क्लॉज कैसे बनाते हैं उस बेस पर बांटे, तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो टाइप की कंजंक्शन होती हैं। ठीक है जी, इनका शॉर्टकट है जी फैन बॉयज, और, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है जी, ये जब दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को नहीं, जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ती हैं, उस केस में कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज का चक्कर नहीं होता, उस केस में कोई भी मेन क्लॉज सब क्लॉज का चक्कर नहीं होता। वो दोनों क्लॉजेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई ऐसा लेना देना नहीं होता कि मीनिंग के लिए वो डिपेंडेंट हो। इसीलिए इनके जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हो तो जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। बाकी जो कंजंक्शन बच गई, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, बाकी और बहुत जितनी बच गई, बिकॉज बच गई, सिंस बच गई, ऑल दो, जितनी कंजंक्शन बच गई वो सबकी सब सबऑर्डिनेट के अंडर में आती हैं। जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके दो क्लॉजेस को जोड़ते हो तो कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो गया, तब वो मेन क्लॉज सब क्लॉज का चक्कर बनता है। वैसे तो यार सिंपल सी बात है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने के काम आए, है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने के काम आए, तो इस केस में सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज सब क्लॉज बनेंगे। कोऑर्डिनेट आपस में कोऑर्डिनेशन करना, कोई ऊपर नीचे नहीं है, इस केस में कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज नहीं बनेंगे। सिंपल सा फंडा है इतना। इन कंजंक्शन का यूज करोगे तो कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं,
इन कंजंक्शन का यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर हुआ? फिर बता देता हूं, अभी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है जो आज पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं इसको इतना ही बता के छोड़ रहा हूं। ये कंपाउंड सेंटेंसेस को पहचानना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पहचानना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पहचानना, उसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को मिलेगी। अब बहुत ज़्यादा जल्दी है सर, मुझे तो आज ही पढ़ना है टॉपिक, तो मेरे यूट्यूब पे पड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली वही वीडियो डालूंगा, दोबारा क्यों शूट करूँगा, है ना। वो मैंने बड़ी रिसर्च करके शूट करी थी, तो वही वीडियो आपको अलग आपके कोर्स में भी डाल दूंगा। ज़्यादा जल्दी है तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कॉम्प्लेक्स वर्सेस कंपाउंड सेंटेंसेस अमन सर, आपके पास सामने वीडियो आ जाएगी, वो देख लो। वरना मैं अलग से एक फोल्डर बनाऊंगा इस टाइप के विचित्र जो थोड़े अलग हट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे सीडीएस में आते हो, चाहे बैंकिंग में आते हो, चाहे एसएससी में आने लगे हो नए पैटर्न के बाद से, तो ऐसा ना एक अलग मैं फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। न्यू पैटर्न या विचित्र टाइप क्वेश्चन, विचित्र तो नहीं लिखूंगा, है ना, कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ करके, या डिफरेंट कॉन्सेप्ट कुछ भी ऐसा करके एक फोल्डर बना दूंगा जिसमें सीडीएस के, बैंकिंग के, एसएससी के ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो थोड़े से अजीब हों, ठीक है, जो पहले ना आते हो, ऐसा कुछ कह लो। आ जाइए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पे कैसे सवाल बन सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या अलग होता है, जिस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ सवाल बन सकते हैं। आप एक काम करो, जरा ये जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, एक बार इनको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो, ब्रेक करने की कोशिश करो। शाहिद भाई, ये चीज आपको मैंने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाई तो है कि कब विराट कोहली से पहले द विराट कोहली लिखना पड़ सकता है, अविराट कोहली लिखना पड़ सकता है, ये चीज आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाई तो है। अब तुम आर्टिकल चैप्टर का डाउट या कंजंक्शन चैप्टर में पूछ रहे हो, और वो भी तब जो चीज मैं पढ़ा चुका हूं वो तुम पढ़ के भी नहीं आए। हाँ भाई, पढ़ो ना, उसको पढ़ा रखा है ये टॉपिक आपको। आरएन पूछ रहा रिकॉर्डेड क्लास चल रही है क्या, प्लीज रिप्लाई। नहीं बाबू, लाइव है, ठीक है। मैं सोना, मेरा पुचकू, लाइव है बेटा, पढ़ ले, ठीक है। रिकॉर्डेड होगी तो पढ़ेगा नहीं ना तू, है ना, नवाब साहब हो आप, कोई बात नहीं, लाइव हो, लाइव पढ़ ले, पढ़ के तो दिखा, पढ़ ले बस तू। जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री डाउनफॉल पे आती जा रही है ना, कभी 10,000 रुपये का ओनली इंग्लिश का कोर्स हुआ करता था, समय था, है, फिर वो 5,000 रुपये का हो गया, मतलब जो ऑफलाइन थे तब तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के कोर्स हुआ करते थे। उसके बाद फिर जब ऑनलाइन आए तो 5,000 रुपये से स्टार्टिंग हुई, 5,000 से फिर 4, 3, 2, 999, 599, लोग पहुंच गए 299, 199 तक भी है, धीरे धीरे 99। फिर उसके बाद गुरुजी कहेंगे बेटा एक बीड़ी पिला दे, बस बीड़ी पिला दे, कोर्स दे दूंगा तुझे, है, ये भी समय आ जाएगा। कुछ दिन बाद फिर बच्चों की फरमाइशें ऐसे होंगी, सर हमें घर आके पढ़ा के जाया करो, वो भी करेंगे भाई, क्या करें, घर तो चलाना है। आप लोग नवाब होते जा रहे हो, हम नौकर होते जा रहे हैं। राहुल इज रिच बट माइजर सो नो बडी लाइक्स हिज कंपनी। राहुल अमीर है लेकिन कंजूस है, राहुल अमीर है लेकिन कंजूस है, इसलिए किसी को उसका साथ पसंद नहीं। मैंने एक आम खाया, कुछ धुले हुए ग्रेप्स खाए और धुले हुए हाथ खाए। जरा समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना।
मैंने आपको क्या कहा, ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ना, ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, जब ये दो क्लॉजेज को ज्वाइन करती हैं तो उसमें कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज नहीं बनता। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, जब ये दो क्लॉजेज को ज्वाइन करती हैं तो उसमें कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज नहीं बनता। ये तो बात हुई क्लॉजेज की। ऐसे ही जब ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करती हैं, ऐसे ही जब ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करती हैं, तो ध्यान रखिएगा वो दो वर्ड्स का जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होता है, या कह लो रैंक सेम होती है। ठीक है, रैंक सेम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नाउन प्रोनाउन की रैंक सेम ही होती है ना। नाउन और प्रोनाउन की रैंक सेम होती है, वरना मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कह देता। यानी जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का आप यूज करोगे, जब आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करोगे, एंड का, बट का, इनका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जब आप यूज करते हो अगर दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, तो वो दोनों वर्ड्स सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होने चाहिए। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगी, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगी, है ना। मेरी बात कुछ आ रही है समझ में? ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ती है, लेकिन फिर भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ना कह के रैंक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नाउन प्रोनाउन की रैंक सेम होती है। जैसे आप राहुल एंड आई लिख सकते हो, राहुल एंड आई, एंड से राहुल और आई जुड़ सकते हैं क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की रैंक सेम होती है। लेकिन राहुल एंड स्मार्ट नहीं कह पाओगे, नाउन और एडजेक्टिव को नहीं जोड़ पाएगा। राहुल एंड वाइजली नहीं कह पाओगे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, ये सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करती हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से। लेकिन नाउन प्रोनाउन की रैंक सेम होती है, इसलिए एक नाउन को प्रोनाउन से, दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ सकती। तो यहां पे हमने देखा राहुल इज रिच, राहुल अमीर है लेकिन कंजूस है। अब अगर इस सेंटेंस को मैं तोड़ूं, अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं, राहुल सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये रिच आपका एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। आ गया? ये आगे जबरदस्ती आपने वो सेंटेंस लंबा कर रखा, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको कहना है कि राहुल अमीर है लेकिन कंजूस है। अमीर तो है लेकिन कंजूस है, तो यहाँ पे आपने बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाई। ये बट आपने एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दी, हाँ कि ना? ये बट में आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दी, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स जोड़े जाएंगे ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे। अब अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, एडवर्ब में मैनली, वुमेनली, गॉडली, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो वहां पे आपने पढ़ा था, जैसे एक शब्द था कावर्ड, अगर आपको याद हो तो। कावर्ड नाउन होता है, कावर्डली एडजेक्टिव होता है। ऐसी माइजर नाउन होता है और माइजरली एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे अपने को एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पर माइजर नहीं माइजरली शब्द का यूज करेंगे। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ही एट अ मैंगो सम ग्रेप्स। शाहिद बच्चे, अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। अगर आपको ऐसे ही 150 बार कमेंट करके क्लास को डिस्टर्ब करना, तो मुन्ना आज तू सो जा, तेरा पढ़ने का मन है नहीं। आज आज आराम कर लो, आप सो जाओ आराम से, ठीक है? आज आपका मूड नहीं। अगर ये पढ़ना हो तो वीडियो देखो, अदरवाइज प्लीज पूरी मेरी क्लास डिस्टर्ब मत करो। तुम 150 बार कमेंट करो, मेरा ध्यान उधर जा रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, ठीक है? ही एट अ मैंगो सम ग्रेप्स एंड वॉश्ड हैंड्स। अब यहां पे देखो, जरा समझने की कोशिश करना। जब चीजों को हम जोड़ते हैं, जब दो ही होते हैं, जब दो ही वर्ड्स होते हैं तो एंड से जोड़ देते हैं अपन। जैसे कुणाल एंड रमेश आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना? जब दो ही वर्ड्स होते हैं तो एंड से जोड़ देते हैं। कुणाल एंड रमेश कह दिया। राहुल इज वाइज एंड स्मार्ट, राहुल इज स्मार्ट एंड वाइज कह दो, राहुल इज स्मार्ट एंड वाइज। तो ये क्या है? दो चीजें थी, आपने एंड से जोड़ ली। अगर दो से ज्यादा हो तो कैसे जोड़ते हैं? दो से ज्यादा हो तो कैसे लिखते हैं? कॉमा लगाते जाओ, बस आखिरी वाली से पहले एंड लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ध्रुव कॉमा रमेश कॉमा सुनील एंड अजय आर प्लेइंग क्रिकेट। जब दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो कैसे करते हो? कॉमा लगाते जाओ, बस आखिरी वाली से पहले एंड लिख देते हैं, ऐसा ही करते हैं। अब यहां पे जरा इस सेंटेंस को देखो, है ना? जरा इस सेंटेंस को देखो। ही एट अ मैंगो, उसने एक मैंगो खाया। अब अगर ये दो चीजें जोड़नी होती, अगर इन्हीं दोनों को जोड़ना है, काफी बच्चे कहेंगे सर इसको ऐसे नहीं मान सकते हम कि उसने मैंगो और ग्रेप्स खाए और हाथ धो लिए। मैं मान लो कि ये एंड जो है ये एट, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अभी इसमें गलती पता क्या है? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा कि उसने क्या क्या खाया? मैंगो खाया, कुछ
ग्रेप्स खाए, अंगूर खाए और धुले हुए हाथ खा लिए। फिलहाल जो लिखा हुआ उसका मतलब हो जाएगा कि उसने मैंगो खाया, ग्रेप्स खाए और धुले हुए हाथ खा लिए, ये मतलब हो जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन ये मीनिंग तो देना नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये मीनिंग कैसे हो रहा है, ये मीनिंग कैसे हो रहा है। आप ऐसे मान लो ना कि एंड ना इन दो वर्ब को जोड़ रही है, एट को और वॉस्ट को, कि उसने खाया और हाथ धो लिए। अगर ऐसे करना था, अगर ऐसे करना था तो फिर ये वाले दोनों, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये एंड से ना, एंड से वो वर्ब जुड़ी हुई है, तो फिर ये जो दो नाउन है, ऑब्वियस बात है इनको नहीं खाया गया तो ये दो नाउन अलग हो गए, फिर इनको कॉमा से कैसे जोड़ रहे हो। मेरा कुछ समझ में आया कि इसमें गलती क्या है। इसमें गलती ये है मेरे भाई कि अगर ऐसे लिख दोगे ना, इन दोनों के बीच में कॉमा लगा के एंड से ऐसे लिख दोगे तो ये तीन कनेक्ट हो जाएंगे, ये तीनों एट वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। यानी इसका मीनिंग हो जाएगा उसने खाया आम, कुछ अंगूर और धुले हुए हाथ खा लिए उसने। जबकि कहना मुझे क्या था, मुझे कहना था कि उसने दोनों चीजें खाई और हाथ धोए, हाँ कि ना। तो यहां पे इस कॉमा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर दो ही चीजें जोड़नी होती हैं तो फिर कंजंक्शन लगाते हो। दो ही चीजें जोड़नी है तो फिर कॉमा थोड़ी, फिर तो एंड कंजंक्शन से काम लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे एंड लिख दो। अब देखो क्या होगा। ऑब्वियस बात है कि अगर दो बार एंड लिख रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये तीन चीज कनेक्टेड है। अगर दो बार एंड लिख रहा हूं मैं यहां पे भी यहां पे भी, तो ऑब्वियस बात है कि ये तीन चीजें आपस में साथ नहीं है, वरना तो कॉमा लगा के लिखी होती। एंड लगाने का मतलब है कि ये दो अलग हैं और इस एंड से ये दो वर्ब ज्वाइन हो रही हैं, इस एंड से ये दो वर्ब ज्वाइन हो रही हैं। ये जो कंजंक्शन है, ये जो आपकी कंजंक्शन है, ये ज्वाइन कर रही है इसको और इसको, और ये जो एंड है ये ज्वाइन कर रही है इसको और इसको। ठीक है जी, आई मेरी कुछ बात समझ में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करोगे, ये जो फैन बॉयज वाली कंजंक्शन है इनका यूज करते हो जब दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, तो वहां पे उन दो क्लॉजेस की रैंक सेम हो जाती, कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज नहीं होता उसमें, तो दोनों सेम रैंक के क्लॉज होते हैं। ऐसे जब ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करती हैं तो उसमें भी उनकी रैंक सेम होनी चाहिए। यानी अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब, इधर नाउन प्रोनाउन है तो इधर भी नाउन प्रोनाउन। आई मेरी बात समझ में। इसी चीज का यूज करके, इसी चीज का यूज करके हमने ये वाली बात देखी कि भैया जोड़ रहे हो, अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव चाहिए तो माइजरली लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ये देखा हमने कि अगर ये दो नाउन अगर ऐसे लिख दोगे तो ये तीन नाउन कनेक्ट हो जाएंगे, और हमें पता है इन तीन को कनेक्ट करना नहीं है। हम चाहते हैं कि ये दो नाउन अलग रहें और ये वर्ब उसके साथ कनेक्ट हो, तो फिर दो बार कंजंक्शन डालनी पड़ेगी। इस एंड से ये दो कनेक्ट होंगे और इस एंड से ये दो वर्ब कनेक्ट होंगे। एंड से दो नाउन कनेक्ट हुए, और ऐसे ही ऐसा नहीं कर सकते ना आप सोचो कि ये नाउन है और ये वर्ब कनेक्ट कर लूं, वरना फिर क्योंकि अगर ऐसे जोड़ना चाहोगे ना तो नाउन ही कनेक्ट होगा। अगर ये कॉमा और ऐसे जोड़ना चाहोगे तो वर्ब कनेक्ट नहीं हो पाएगी, नाउन ही कनेक्ट होगा फिर, क्योंकि ये तो सेम चीजों को जोड़ता है। तो फिर उसका मतलब मैंगो, ग्रेप्स और हैंड्स कनेक्ट हो गए, यानी आपने खा लिए। ये तो करना नहीं था, तो फिर दो बार कंजंक्शन डालनी पड़ेगी। एक बार ये दो नाउन को कनेक्ट करने वाली और दूसरी वाली मानी जाएगी ये दो वर्ब को कनेक्ट करने वाली। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। बच्चे, मैं शायद पहले भी एक दो बार बोल चुका हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, कि मुझे पता नहीं है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तो जब आपने कोर्स ले लिया वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो ना। जैसे अभी ये एक बच्ची है खुशी, सर फिगर ऑफ स्पीच ये वो ये सब कराओगे क्या। हाँ बच्चे कराऊंगा, ठीक है। एक अलग से, जैसे मैंने बताया ना, जो नए टॉपिक आने लगे हैं जब से वेंडर चेंज हुआ है, एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर ये टॉपिक्स की वीडियोस डाल दूंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, कुलबुलाहट उठ रही है कि ये सब कोर्स जो आप पढ़ा रहे हो सर ये तो फालतू है, बस यही 3-4 टॉपिक जो नए नए आने लगे हैं, जैसे कि अपना ये सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक अपना क्या लिख रहे हो आप, ये फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थोड़ी। अगर आपके अंदर यही कुलबुलाहट है
कि नहीं 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 नहीं, बाकी सब तो रद्दी है, वेस्ट है, यही 5 टॉपिक पढ़ा दो, तो मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं, नई एक प्लेलिस्ट दिखेगी न्यू पैटर्न नाम से, ठीक है, उसमें जाके देख लो। प्लीज़ क्लास डिस्टर्ब मत करो। और वही वीडियोस आपके बैच में डलेंगे, क्योंकि अलग से बहुत अच्छा पढ़ा रखा है उनमें, मैंने काफ़ी रिसर्च करके कराया है, तो वही वीडियोस मैं एक फोल्डर बना के इस बैच में भी डाल दूंगा बाद में, ठीक है। आपको ज़्यादा जल्दी है, उस फोल्डर का आप इंतजार नहीं कर पा रहे हो, कुलबलाहट उठ रही है, तो यूट्यूब से देख सकते हो। अब ऐसे सवालों का कैसे जवाब दें? एक बच्चा कह रहा है प्रीपोजिशन क्या होती है, एक बच्चा थोड़ी देर पहले आया था कि फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। अभी कहाँ से आ गए मुझे तो समझ में नहीं आता। या तो इन्होंने कोर्स लेके ऐसे पेटी में बंद करके रख दिया था, आज ही बाय चांस एकदम नए नए ताजा ताजा जगह हैं ये। कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ तक पहुंच जाए, कंजंक्शन चैप्टर पे पहुंच जाए, और उसको यही नहीं पता हो कि प्रीपोजिशन क्या होती है, उसको यही नहीं पता हो क्लॉज क्या होते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। चलो, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ लो बच्चे, जिसको यही नहीं पता प्रीपोजिशन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इसका आपने कोर्स देखा ही नहीं, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ लो, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करो। जी, अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है जी को रिलेटिव कंजंक्शंस को, ठीक है। को रिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? को रिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? ऐसी कंजंक्शन जो जोड़े में चलती, पेयर में चलती, ठीक। मैं आपको एक बार थोड़ी नजर मरवाता हूं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, सुन रखे ना आपने जोड़े कि ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, इस टाइप के जोड़े आपने सुन रखे। और भी सुन रखे होंगे आपने, बोथ के साथ एंड आता है, वेदर के साथ और आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आता है। तो ये ऐसे शब्द हैं, बेसिकली ऐसी कंजंक्शन है जो किसी और शब्द के साथ पेयर में चलती, जोड़े में चलती। जैसे हमारे रिलेटिव, जैसे हमारे रिलेटिव्स कौन होते हैं? जो हमारे साथ रहते हो, है ना, हमारा साथ देते हो, हालांकि कम ही होते हैं, लेकिन वैसे याद कर लो कि को रिलेटिव कंजंक्शन कौन सी होती हैं? जो किसी दूसरे शब्द के साथ पेयर में चलती हैं, जोड़े में चलती हैं, ठीक। अभी आज मैं आपको बहुत सारी को रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें से ये 4 अलग है, उसमें से ये वाली 4 जो हैं ये थोड़ी अलग है। मैं आपको बहुत सारी को रिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ाऊंगा। अच्छा, दिक्कत ये है कि को रिलेटिव कंजंक्शन के आगे लिख दिया कि इट जॉइंस वर्ड्स ऑफ सेम रैंक। को रिलेटिव कंजंक्शन की पहचान नहीं है ये, इन 4 की पहचान है, ठीक है। बाकी जितनी को रिलेटिव है, और जो को रिलेटिव है वो सेम रैंक को ज्वाइन करें ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इसको थोड़ा एडिट कर दूंगा, इस वजह से कंफ्यूजन होगी, आप सोचोगे सारी को रिलेटिव सेम रैंक को ज्वाइन करती है ना। ये 4 को रिलेटिव ऐसी हैं, ये 4 जोड़े ऐसे हैं जो ये ज्वाइन करते हैं सेम रैंक को, ये ज्वाइन करते हैं, ये जो 4 कंजंक्शन है ये ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन वर्ड्स ऑफ सेम रैंक। अब ये सेम रैंक का मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, सेम रैंक का मतलब है कि अगर इधर एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, इधर एडवर्ब है तो उधर भी एडवर्ब होना चाहिए, इधर नाउन प्रोनाउन है तो उधर भी नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेम रैंक। अच्छा, ऐसा इन 4 को रिलेटिव कंजंक्शन में ऐसा क्या है? इन 4 को रिलेटिव कंजंक्शन में ऐसा क्या है? ये कौन सी हमारी बुआ के लड़के हैं जो इनको ऐसी तवज्जो दी जा रही है कि इन चारों में ऐसा अलग क्या है? अगर आप थोड़ा सा देख पाओ ध्यान से, तो ये चारों बनी हुई हैं, चारों में ये शब्द जो यूज हो रहे हैं, देखो इधर, इन 4 को बनाने में ये जो 4 कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये अलग क्यों है? ये सेम रैंक को क्यों ज्वाइन करती हैं? इसलिए ज्वाइन करती हैं मेरे भाई, क्योंकि देखो इनको बनाने में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ है कि ना, इनको बनाने में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ है।
मेरी बात आती है समझ में? हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, या अभी अपन ने एरर किया 1 मिनट पहले, कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब दो वर्ड ज्वाइन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब दो वर्ड ज्वाइन होते हैं तो वो सेम रैंक के होने चाहिए। इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव लिखना चाहिए, हाँ कि ना? ये माइजर नाउन होता है और माइजरली जो होता है ये एडजेक्टिव होता है ना? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब दो नाउन ज्वाइन करते हो तो वो सेम, जब दो वर्ड ज्वाइन करते हो तो वो सेम रैंक के होने चाहिए। यानी अगर आपने लिखा इस साइड पे एडजेक्टिव तो उधर भी एडजेक्टिव। ज्वाइन जिन चीजों को कर रहे हो, या तो दोनों एडजेक्टिव होंगे, या दोनों एडवर्ब होंगे, या दोनों प्रीपोजिशन होंगे, या दोनों नाउन प्रोनाउन होंगे, हाँ कि ना? तो ये वाली जो चार को रिलेटिव कंजंक्शंस है, ये वाली जो चार को रिलेटिव कंजंक्शंस है, इसमें ऐसा खास क्या है कि इनके साथ ये बात फॉलो हो रही है? वो खास बात अगर आप नजर मारो तो ये है, इनमें जो वर्ड यूज हो रहा है और, नॉर, बट, एंड, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बना है। मेरी बात आई समझ? काफी बच्चे ना ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने हमें ना तीन टाइप की, वो कहेगा हमें आपने ना तीन टाइप की कंजंक्शन पढ़ाई, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव ना। वो कैटेगरी बिल्कुल अलग थी, वो चीज ही बिल्कुल अलग है। मतलब सारी कंजंक्शन को दो पार्ट में बांटा, सारी कंजंक्शन को दो पार्ट में बांटा, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, ठीक है? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोरिलेटिव चीज ही अलग है बिल्कुल। कहीं आप सोचो कि तीन टाइप की होती है ना, वो बिल्कुल अलग चीज है। सारी कंजंक्शन को दो टाइप में बांट दिया, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, ये चीज ही अलग है। जैसे हमने वर्ब चैप्टर के अंदर, अगर आपको याद हो, वर्ब चैप्टर के अंदर ऐसे तो हमने ये पढ़ा था भी, स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं, है ना? ऐसे अपन ने पढ़ा रेगुलर इररेगुलर वर्ब क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब होती है मतलब ऐसी वर्ब जिनकी ऐसे चलती, ईडी लगा के, प्ले, प्लेड, प्लेड। इररेगुलर वर्ब जिनकी कोई अजीबी तरीके से चलती है। तो अगर आप सोचो कि अच्छा वर्ब, और ऐसे हमने पढ़ा कि वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती हैं, तो ऐसा थोड़ी कि ये सारी ऐसे टाइप है, 15 टाइप है वर्ब की, नहीं ना। अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेस पे बांटते हो तो एक मतलब वर्ब को या तो आप कह लो कि ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये अलग चीज होगी। ऐसी वर्ब को आपको स्टेटिव वर्ब, और जो स्टेटिव वर्ब नहीं है ये अलग चीज हो गई। ऐसी आप वर्ब को कहो कि रेगुलर वर्ब है, इररेगुलर वर्ब है, ये अलग चीज हो गई। यानी डिपेंड करता बांट किस बेसिस पे रहे हो, है ना? तो ऐसा मत सोचना कि कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव, ना जी। कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट अलग चीज है, और ये वाली अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ये अलग चीज है, इसका उससे रिलेशन नहीं है। हाँ, इसीलिए अगर आप देखो कोरिलेटिव में ये चार अलग क्यों हुई, क्योंकि इनको बनाने में कोऑर्डिनेट का यूज हुआ। इस बेस पर सवाल कैसे बनता है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया कि ये जो चार कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये चार थोड़ी हटके हैं। ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और यही चार का जोड़ा क्यों बन रहा है, यही चार का जोड़ा क्यों बन रहा है, समझ पा रहे हो ना? अगर आप देखो ईदर और, चॉइस देने काम आता है, या तो ये या ये, या तो ये या ये। ईदर राजेश, यू, अगर मान लो किसी को मैं कह रहा हूं कि यू कैन कॉल, तुम कॉल कर लो, यू कैन कॉल ईदर राजेश और कुणाल, या तो राजेश को कॉल कर लो या कुणाल को कॉल कर लो। चॉइस देने का मतलब, और क्या आती है, चॉइस देती है। ना ही ये और ना ही ये काम नोर करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, और बोथ, ऑब्वियस बात है, दो चीजों की बात करेगा तो दोनों को एंड से जोड़ोगे। ये जोड़े भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको सीधा सीधा पता होता है, फिर भी ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं। इधर चॉइस देगा तो इधर का और के साथ पेयर बन गया। ये नेगेटिव में बात करता है इसलिए नॉर के साथ पेयर बन गया। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, इसलिए नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ पेयर बन गया। और ये जो कंजंक्शन है मैंने कहा सारी कोरिलेटिव नहीं, बस ये चार ऐसी हैं जो सेम रैंक को ज्वाइन करती हैं। यानी अगर ईदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन ही होगा। यू कैन कॉल ईदर राजेश और स्मार्ट नहीं लिख सकते आप। तुम कॉल कर सकते हो या तो राजेश को या कुणाल को। अगर ईदर के बाद नाउन प्रोनाउन है तो और के बाद भी नाउन प्रोनाउन होगा। ऐसे नीदर के बाद अगर वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब ही आएगी। अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही आएगा। वी वॉन्ट एन एम्प्लॉय, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए हु इज नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो पंचुअल। हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जो ना सिर्फ वाइज हो बल्कि पंचुअल भी हो।
अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव लगाओगे तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। सारी मेरी बात समझ में? यही इन 4 कंजंक्शन में कुछ यूनिक बात है। चलो ये सेंटेंसेस हैं, एक ट्राई आप करो, सोचो। हिंट मैंने आपको दे दिया। ये ऐसी को रिलेटिव कंजंक्शन है, ये ऐसी जोड़े में चलने वाली कंजंक्शन है जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो गई, इसलिए इनमें एक स्पेशल फीचर आ गया कि ये सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करेंगी। ठीक है, बाकी सब में एरर सिंपल होता, देखो बाकी सब को रिलेटिव पे एरर सिंपल आता है कि भैया वेदर के साथ और का ही जोड़ा बनता है, यहां पे वेदर के साथ कुछ और लिख देगा, काट के आपको और करना होगा। ऐसे ही हार्डली स्कार्सली के साथ वैन का ही जोड़ा बनता है, कुछ और लिखा होगा, काट के वैन करना पड़ेगा। बाकी सब पे ऐसा एरर आता है, लेकिन इन चार पे एरर थोड़ा सा हटके आता है। और वो हटके क्यों आता है? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनी हुई है, इसलिए। करो ट्राई। राहुल वेंट टू अ शॉप, राहुल एक दुकान पे गया और ईदर बॉट, या तो खरीदा एक पेन या एक पेंसिल। अब यहां पे आपने देखो ईदर के बाद लगा रखी वर्ब और के बाद लगा दिया नाउन। किन दो चीजों में ऑप्शन देना था? ईदर और का काम ऑप्शन देना है ना। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, कोई दो चीजों को जोड़ेगी। किन दो चीजों को जोड़ना था? इन दो नाउन को जोड़ना था कि कोई और वर्ब है? वर्ब तो एक ही है यहां पे। या तो खरीद, ये सेंटेंस पता कब ठीक हो जाता? मान लो कि जैसे वो गया एक दुकान पे एंड ईदर बॉट और रेंटेड अ कार। गया दुकान पे और वहां से आपको गाड़ी के साथ आता हुआ नजर आया। वो एक दुकान में गया और वहां से आपको गाड़ी के साथ आता हुआ नजर आया। अब या तो वो खरीद लाया, या तो उसने खरीद ली, या रेंट कर लाया। हो सकता है ना ऐसा? फिर तो वर्ब ज्वाइन हो रही होती, ईदर बॉट और रेंटेड अ कार। अगर तो वर्ब को ज्वाइन करना होता तो ईदर बॉट और रेंटेड, दो वर्ब आ रही होती। क्या यहां पे ऐसी को दो वर्ब आपको नजर आ रही? नहीं आ रही, हाँ कि ना? तो यहां पे इन दो नाउन को कनेक्ट करना था, तो ईदर की पोजीशन गलत है, हाँ कि ना? ईदर को होना चाहिए था इस नाउन से पहले कि राहुल वेंट टू अ शॉप एंड बॉट ईदर अ पेन और अ पेंसिल। आई बात समझ में? दिस डील विल नीदर बेनिफिट यू नॉर मी। ये जो डील है ना ही फायदा करेगी यू नॉर मी। ये नीदर बेनिफिट वर्ब से पहले, जबकि यहां पे दो प्रोनाउन को जोड़ना था आपको। दो वर्ब हैं क्या मेरे पास? अगर आप इसको वर्ब से पहले लगा रहे हो तो नॉर के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। क्या दूसरी वर्ब है मेरे पास? ये सेंटेंस कब ठीक हो जाता? अगर ऐसा लिखा होता, दिस डील विल नीदर बेनिफिट नॉर हार्म यू। ये जो डील है ना तो फायदा करेगी और ना ही नुकसान करेगी तेरा। दिस डील विल नीदर बेनिफिट नॉर हार्म यू, ऐसे लिखा होता तो सही हो जाता, हाँ कि ना? अब यहां तो मुझे पता है सेंटेंस पढ़ के कोई और वर्ब तो है नहीं, यानी ये दो प्रोनाउन को कनेक्ट करना है, तो यानी नीदर की पोजीशन गलत है। इसको उठा के आपको यहां लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? दिस न्यू गवर्नमेंट हैज नॉट ओनली मेड अ स्कूल बट ऑल्सो हॉस्पिटल फॉर द पुअर। इस नई सरकार ने बनवाया है ना सिर्फ एक स्कूल बल्कि हॉस्पिटल भी। अब फिर आपने क्या किया? नॉट ओनली को वर्ब से पहले लिख दिया। नॉट ओनली को आपने वर्ब से पहले लिख दिया। क्या कोई आगे वर्ब आपको नजर आ रही है? यहां तो दो नाउन को कनेक्ट करना था ना, हाउस को और स्कूल को और हॉस्पिटल को। तो नॉट ओनली की पोजीशन गलत है। अगर बट ऑल्सो के बाद आपने नाउन लिखा है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन होना चाहिए था।
यानी इसकी पोजीशन यहां लिखनी चाहिए थी। इस नई सरकार ने बनाया है ना सिर्फ एक स्कूल बल्कि हॉस्पिटल भी। राहुल बोथ विजिटेड दिल्ली एंड मुंबई लास्ट ईयर। राहुल ने विजिट किया दिल्ली और मुंबई दोनों को। अब फिर वही बात, दिल्ली और मुंबई को जोड़ना था, तो ये बोथ की पोजीशन वर्ब से पहले क्यों लिख रहे हो? यहां लिखो बोथ दिल्ली एंड मुंबई। बोलो भाई, समझ में आया क्या? ईदर और नीदर नो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये जो 4 कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव तो आगे और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इन 4 में खास बात है। और वो खास बात क्या है कि भैया ये सेम रैंक के वर्ड्स को ज्वाइन करती हैं। अगर ईदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन होगा, नीदर के बाद प्रोनाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन प्रोनाउन होगा, ऐसे ही नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन। कुछ आ गई बात समझ में? अब छोटी सी 1-2 बातें, हालांकि इस पे एरर आने के चांसेस कम है, फिर भी एक बार देख लो एक्स्ट्रा बात। आई वॉन्ट ईदर अ बॉल और अ बैट और अ फुटबॉल एज माई बर्थडे गिफ्ट। मुझे या तो एक बैट चाहिए, या तो एक बॉल चाहिए, या एक बैट चाहिए, या एक फुटबॉल चाहिए मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। ये जो सेंटेंस है जी, ये नो एरर है। ठीक है, सवाल अभी तक आया नहीं, वैसे बता रहा हूं अगर बाय चांस आ जाए कि ईदर के साथ कई बार क्या है, अगर ऑप्शन एक से ज्यादा हो तो ऐसे 2 बार और लगाना भी अलाउड होता है। ठीक है, ईदर के बाद ऐसे 2 बार और लगाना भी अलाउड है। कनेक्ट नाउन ही हो रहे हैं, देखो ईदर के बाद नाउन और के बाद नाउन और के बाद नाउन, तो ईदर के बाद 2 नाउन मतलब 2 बार और लगाना भी अलाउड है। पहली बार, ही ब्रोक नॉट ओनली द टीवी बट द पीसी ऑल्सो। उसने तोड़ दिया ना सिर्फ टीवी बल्कि पीसी भी। अब नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए। अब इसमें देखो बट ऑल्सो को कैसे कर दिया, बट कर दिया फिर नाउन लिखे फिर ऑल्सो लिख दिया, तो ये स्ट्रक्चर भी अलाउड है। जरूरी नहीं कि बट ऑल्सो साथ साथ ही लिखा हो, जरूरी नहीं कि बट ऑल्सो साथ साथ ही लिखा हो। कई बार जैसे अगर इस सेंटेंस में ये है ना, जो द न्यू गवर्नमेंट हैज मेड अ स्कूल, हैज मेड नॉट ओनली अ स्कूल बट अ हॉस्पिटल ऑल्सो, अगर ये ऑल्सो साथ ना लिख के हॉस्पिटल के बाद भी लिख देते तो भी ठीक हो जाता। तो यहां से हमने सीखा कि ये जो ऑल्सो है ना, इसको ऐसे चिपका के उसके साथ ही लिखना जरूरी नहीं है, बाद में भी लिख सकते हो। इसके अलावा छोटी छोटी और बातें, जैसे यहां पे जो नॉट ओनली लिखा हुआ है, ये सब बातें एक ही हैं। जैसे नॉट ओनली लिख दूं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है ना, नॉट ओनली लिख दूं, या मैं कैसे लिखूं इसको, ऐसे कर देता हूं। जो चीज नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप बोलते हो, जो चीज नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप बोलते हो, ये जो है ये इक्वल टू है नॉट मियरली लिखा हो, नॉट मियरली लिखा हो, नॉट जस्ट लिखा हो। जो काम नॉट ओनली करेगा वही काम नॉट जस्ट कर देगा, वही काम नॉट मियरली कर देगा। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार नॉट ओनली दिखे आपको, नॉट जस्ट भी दिख सकता है, नॉट मियरली भी दिख सकता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वैसे बताया है कि कई बार सेंटेंसेस में नॉट ओनली की जगह पे नॉट मियरली या नॉट जस्ट भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट पे, अब आगे का मामला बिल्कुल आसान है। ठीक है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाला पार्ट था, वो हो चुका। आगे का मामला बिल्कुल आसान है कि भैया बोथ के साथ एंड का पेयर होता है। हालांकि ये रटने वाली चीजें, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से भी ये जो जोड़े हैं ये आपको थोड़ा सा लॉजिकल लगे। ठीक, जैसे बोथ के साथ एंड का पेयर होता है, क्यों होता है? बिल्कुल लॉजिकल सी बात है यार, बोथ आता है 2 के लिए, है कि ना? आगे 2 नाउन लिखोगे ना, बोथ राहुल एंड कुणाल, बोथ आता 2 के लिए तो 2 चीजों को जोड़ोगे, और वो किससे जुड़ेंगी? दोनों ही, ये और ये। और वाला मीनिंग किससे आएगा? दोनों को जोड़ना है ना, चॉइस नहीं देनी, चॉइस वाला ओ आर और होता है, दोनों को जोड़ना है, ये भी और ये भी। वो काम करता एंड, इसलिए बोथ का पेयर बना एंड के साथ। अच्छा, वेदर का मतलब होता है चॉइस देना, या तो ये या तो ये। आई डोंट नो वेदर वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं। तो वेदर जो है तो चॉइस देने काम आएगा। तो चॉइस कौन देता है? ओ आर, और या तो ये या ये।
ऐसे बिटवीन, ऑब्वियस बात है दो चीजों के बीच में। ही वॉज सिटिंग बिटवीन ध्रुव एंड कुणाल, वो बैठा था ध्रुव और कुणाल के बीच में। फिर से वही जो बोथ एंड का लॉजिक था, वही बिटवीन का मतलब था दो चीजों के बीच में, इसलिए बिटवीन का पेयर एंड के साथ बना हुआ है। ठीक है, जनरली ये हर जगह आपको रटाई जाती हैं कि बोथ के साथ एंड आता है, वेदर के साथ और आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक सेकंड भी सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं के साथ ये पेयर क्यों बना। इनको अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करना तो आसानी है। और फिर बता रहा हूं, कंजंक्शन चैप्टर जब पहली बार पढ़ते हो ना, ऐसे लगता है यार बहुत याद था, करना पड़ रहा, लेकिन इससे आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। एक बार जब ये नजरों के आगे से निकल जाता है तो इसके एरर भी बड़े सीधे सीधे होते हैं, देखने में साफ साफ नजर आते हैं, और अप्लाई करना भी बड़ा आसान रहता है उनको। करो ट्राई। ये जो भी बच्चे तारीफ कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हो ये हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, ही कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज उर्दू वेरी फ्लुएंटली, वो बोल सकता है इंग्लिश और उर्दू बड़ा ही फ्लुएंटली। अब बोथ के साथ किसका पेयर है जी? बोथ के साथ किसका पेयर है जी? एंड का। मुझे नहीं पता अजय घर पर है या कहीं और। वेदर के साथ किसका पेयर है जी? और का। 20 स्टेशन है दिल्ली और कानपुर के बीच में। बिटवीन के साथ किसका पेयर है जी? क्लियर हो गया। फ्रॉम टू हार्डली स्कार्सली के साथ वेन, हालांकि फ्रॉम टू कोई कंजंक्शन नहीं होती, लेकिन जोड़े पेयर पढ़ाए होते हैं तो बुक्स में जनरली दिया होता है बीच में, तो मैंने भी लिख दिया। हालांकि ये कोई को रिलेटिव कंजंक्शन नहीं। को रिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन तो हो उसमें, अगर आप थोड़ा ध्यान से और देखो तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द होते हैं, बोथ हैंड हो गया, वेदर और हो गया, अगर आप देखो तो इसमें ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें एक शब्द कंजंक्शन है, एक शब्द कंजंक्शन है, और साथ वाला शब्द या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, कई बार प्रीपोजिशन होता है, साथ वाला कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर। और दूसरा जो शब्द होता है वो एक कंजंक्शन होता है, को रिलेटिव कंजंक्शन, यानी ऐसी कंजंक्शन जो साथ में एक वर्ड चिपका के चलती। ऐसी कोई कंजंक्शन जो जब यूज होती है तो साथ में कोई एक वर्ड चिपका के चलती। अब इसमें तो कोई कंजंक्शन है ही नहीं ना, इसमें तो कोई कंजंक्शन है ही नहीं, फिर भी क्यों लिखा है यहाँ पे? यार जोड़ा सा है, जैसे बिटवीन के साथ एंड होता है उसी से रिलेटेड सी बात है, क्योंकि इसका भी कुछ कुछ वैसा सा ही यूसेज होता है, इसलिए यहाँ पे बुक्स में दिया होता है, इसलिए मैंने भी लिख दिया। हम दिल्ली से मुंबई गए बस में 6 घंटे में, ठीक है। जैसे आप देखो बिटवीन एंड जो है कुछ कुछ वैसे इसीलिए कंफ्यूजन होती है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। तो फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर नहीं, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा। अगर आपको याद हो, हार्डली स्कार्सली हमने थोड़ा सा एडवर्ब चैप्टर में हल्के हल्के सुने थे, फिर इनवर्जन में सुने थे हमने। अभी सेंटेंस का मतलब देखो क्या होता है कि उसने पढ़ना बंद किया ही था। ये कब यूज करते हैं सेंटेंसेस? जब हमें ये बताना हो कि दोनों काम बिल्कुल साथ साथ हुए, कि उसने पढ़ना बंद किया ही था जब उसके पिताजी घर आए, उसने पढ़ना बंद किया ही था जब उसके पिताजी घर आए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हार्डली हैड ही स्टॉप स्टडिंग। देखो एक तो हार्डली पे वो वाला एरर हो गया, क्योंकि हार्डली शुरू में है तो इन्वर्टेड वर्ब लिखनी पड़ेगी, इन्वर्जन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाएगी, वो एरर तो हो ही गया। उसके अलावा ये जो दो बातें हैं, आप ये कहना चाहते हो कि उसने पढ़ना बंद किया ही था
जब उसके पिताजी घर आए। आप ये दिखाना चाहते हो कि दोनों काम साथ में हुए, इसलिए यहाँ पे आपको हार्डली के साथ पेयर है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का। ठीक है, कि उसने पढ़ना बंद किया ही था जब उसके पिताजी घर आए। देन का तो मतलब हो जाएगा उसके बाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों काम साथ में हो, इसलिए क्या आएगा, व्हेन आएगा। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट फॉर ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। वो ऑफिस के लिए निकला ही था, वो ऑफिस के लिए निकला ही था जब बारिश शुरू हुई। आप इस सेंटेंस को आपने लिखा ही इसलिए है, इस सेंटेंस को आपने लिखा ही इसलिए आप ये कहना चाहते हो कि दोनों काम साथ में हो। जैसे निकला बारिश शुरू हो गई, तो ये वाले काम के लिए फिर हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर बनाना पड़ा। समझ पा रहे हो ना क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि व्हेन अगर आपको याद है 10th चैप्टर मैंने पढ़ा था, ये दिखाता है दोनों काम साथ में हो, हाँ क्या ना, इसलिए हार्डली स्कार्सली के साथ आपको व्हेन का पेयर बनाना पड़ रहा है। हाँ जी, नो सूनर के साथ देन का पेयर होता है, मीनिंग ये भी काम वही आता है। जैसे ये वाला है ना कि ये हुआ ही था जब ये हो गया, तो काम ये भी वही करता है कि चोर ने पुलिस वालों को देखा ही था, चोर ने पुलिस वालों को देखा ही था कि उसने भागना शुरू कर दिया, है ना। तो सर यहाँ पे वैन क्यों नहीं आता? यहाँ पे वैन नहीं आता बच्चे इसलिए क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। टॉलर देन, वाइजर देन, ब्रेवर देन, जो कंपैरिजन वाला काम है ना, जो कंपैरिजन वाला काम है वो इस नो सूनर ने कर दिया। जब आप लिखते हो सूनर किसी चीज से पहले और आप लिख दो नो सूनर, यानी ये काम उससे पहले नहीं हुआ, साथ साथ हुआ। जब आपने लिख दिया ना नो सूनर कि ये काम उससे पहले नहीं हुआ, साथ साथ ही हुआ, नो सूनर ने वो कंपैरिजन वाला काम कर दिया। जो काम व्हेन करता है ना कि ये दोनों बातें साथ में हो रही हैं, वो काम नो सूनर ने कर दिया। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो THAN वाला देन आता है, टॉलर देन, वाइजर देन, ब्रेवर देन, इसलिए सूनर के साथ THAN वाला देन आएगा। बोलो जी, आ गई बात समझ में? ऑल्दो और दो के साथ येट का पेयर बनेगा। ऑल्दो और दो का मतलब होता हालांकि, और येट का मतलब होता फिर भी। हालांकि उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी थी लेकिन वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। हालांकि उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी थी लेकिन वो एग्जाम क्वालिफाई, फिर भी वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। हालांकि वो लेट आता है फिर भी बॉस उसको एक शब्द नहीं कहता। तो ऑल्दो और दो के साथ सुनने बोलने में आपको बट हो गया, स्टिल हो गया, ये सब बहुत अच्छे लगेंगे। सुनने बोलने में ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन ऑल्दो और दो के साथ पेयर येट का ही होता है। ये कह सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बोलने सुनने में हो सकता है आपको बट वगैरह ये सब भी अच्छे लगे, लेकिन ऑल्दो और दो के साथ पेयर है जी येट का, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और बोल दूं कि जरूरी नहीं है कि आप येट लगाओ, ऑल्दो दो अकेले भी यूज हो सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में मैं एक बात बोल देता हूँ कि ये तो अभी अपन एरर कर रहे हैं, बट काट के एक वर्ड लिखा होता तो मैंने दोबारा वर्ड प्रेफर कर लिया, है ना। अगर मान लो क्या ये जरूरी है कि हर बार येट ही आए? नहीं, जरूरी नहीं। यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हो आप, सिर्फ येट लिखने की बजाय आप सिर्फ कॉमा भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑल दो और दो को जोड़े में ही चलाएं ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी बात फिर से समझना, देखो इधर देखो, ये तो जनरली देखो पेयर में ही चलेगी। मैं आपको कुछ कंजंक्शन बोलता हूँ, जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे ये बोथ और एंड है, ठीक है, क्या हमेशा जब भी एंड आएगा बोथ लगाना जरूरी होता है? ही कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू ऐसा नहीं लिख सकते, बोथ लगाना क्या जरूरी है? नहीं जरूरी है ना। तो यानी ये जो कंजंक्शन है एंड, जरूरी थोड़ी है जोड़े में ही चले, अकेली भी चल सकती है। आप स्ट्रेस डालने के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाँ कि ना। ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, जैसे ये सेंटेंस था, रोहन वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पेन और अ पेंसिल, इधर लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है क्या? नहीं ना। और अकेला भी तो लिख सकते हो आप, स्ट्रेस डालने के लिए या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये। मेरी बात आई समझ में? तो ये जो कंजंक्शन है इसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जोड़े में ही चले। इनमें से काफी सारी कंजंक्शन ऐसी हैं, जैसे ये वेन है, वेन है जरूरी है हार्डली स्कार्सली है तभी वेन आएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, ही स्टॉप्ड स्टडिंग व्हेन हिज फादर केम होम, तो क्या गलत हो जाता है? नहीं ना, उसका अपना एक मीनिंग है। तो यहां पे ऐसे ही ये जो ऑल दो और दो हैं, ऐसे ही जो ऑल दो और दो हैं येट के साथ भी चल सकते हैं। येट कब लगाओगे? जब आपको स्ट्रेस बढ़ाना है। ये दो दो वर्ड क्यों लगाते हैं? स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, कि हालांकि उसने पढ़ाई करी थी फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया।
स्ट्रेस बढ़ाना है तो येट लिख लो, वरना धक्का नहीं है कोई। आप कॉमा लगा दो, क्योंकि कंजंक्शन जब शुरू में आती है दो क्लॉज के बीच में कॉमा आता है, कंजंक्शन बीच में आती है तो कॉमा नहीं आता। अब उसमें शुरू में लिखी हुई तो यहाँ कॉमा भी लगा के छोड़ सकते हो। जो ऑल दो और दो है ये जोड़े में भी चल सकती है और अकेली भी चल सकती है। ऑल दो और दो के साथ येट का पेयर बना के भी लिख सकते हो, ये कॉमा लगा के, मतलब अकेली कंजंक्शन वो भी अपने आप में काम कर सकती हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी। अदर देन, दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू वेट एंड वॉच। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इंतजार करने के सिवाय। अदर के साथ पेयर है जी देन का, अदर के साथ पेयर है जी देन का। दो इन्फिनेटिव जब ऐसे जोड़े होते हैं ना, तो इस वाले का टू अंडरस्टूड कर लेते हैं अपन। ये एडवांस वर्ब में पढ़ाऊंगा मैं आपको। टू वेट एंड टू वॉच था ये, यहाँ पे वे टू जो है ना अंडरस्टूड कर रखा है अपन ने। आई मेरी बात समझ में? अगर मैं कहूं दे दे डिसाइडेड टू गो एंड स्टे देयर, उन्होंने डिसाइड किया कि जाएंगे और स्टे करेंगे, तो टू गो एंड टू स्टे में से टू अपन ने अंडरस्टूड कर लिया, टू गो एंड स्टे लिख दिया। जब दो इन्फिनेटिव कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जब दो इन्फिनेटिव कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो यहाँ वाला जो टू है, मतलब बाद वाले इन्फिनेटिव का टू अंडरस्टूड कर लेते हैं। एडवांस वर्ब में पढ़ाऊंगा मैं। नथिंग, नो बडी, नो वन एल्स के साथ बट का पेयर होता है। वी वॉन्ट नथिंग एल्स बट द सेफ्टी और चिल्ड्रन, हमें कुछ नहीं चाहिए इस चीज के सिवाय। वी वॉन्ट नथिंग एल्स, हमें कुछ नहीं चाहिए इस चीज के सिवाय। एक के सिवाय वाला मीनिंग तो बट से आता है, तो फिर यहां पे बट लगाना पड़ेगा। लेस्ट, एक ये वर्ड होता है, काफियों के लिए नया होगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, मे इट नॉट हैपन। वो बड़ी तेज भागा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। वो बड़ी तेज भागा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। लेस्ट के साथ पेयर होता जी शुड का, लेस्ट के साथ पेयर होता जी शुड का। यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसका लेना देना है। अगर आपको एक टॉपिक याद हो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा था, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, कुछ याद आ रहा है? उसने डिमांड करी कि ऐसा किया जाए। द बॉस डिमांडेड दैट एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, नहीं कम ऑन टाइम होना चाहिए। कुछ याद आया? वो चाहता है कि ऐसा हो, वो चाहता है कि ऐसा किया जाए। कुछ याद आया? तो वहां पे हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते थे, और मैंने क्या कहा था, दूसरा एक काम चलाओ इलाज है, शुड लगा लो। द बॉस डिमांडेड दैट एवरी वन या एवरीबडी शुड कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम भी सही है और शुड कम भी ठीक है। ऐसे ही किताबों में आपको लेस्ट के साथ यहाँ पे शुड दिखेगा। किताबों में आपको लेस्ट के साथ यहाँ पे शुड दिखेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि किसी और एग्जाम में आपको दूसरा दिखे, फिर आप परेशान हो जाओगे। मैक्सिमम बुक्स में सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं कि लेस्ट के साथ शुड आता है। एक्चुअली लेस्ट का मीनिंग ऐसा है, लेस्ट का मीनिंग ऐसा है कहीं ऐसा ना हो। ये वाला जो मीनिंग है ना, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मीनिंग होता है। इसीलिए यहां पे आप अकेला मिस लिख दो या शुड मिस लिख दो, दोनों ठीक है। अब ये अकेला मिस क्यों नहीं पढ़ाया होता, क्यों नहीं लिखा होता किताबों में सर, ऐसी बात है तो क्योंकि ही के साथ जैसे ही मिस लगाऊंगा तुम दिमाग खुजलाने लग जाओगे। ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब कैसे आ गई? अरे ये सिंगुलर प्लूरल के उससे है ही बाहर ये चीज। ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगा हुआ है। अब जिस बच्चे को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नहीं पता, वो सारी चीजें नहीं पता, उसके लिए तो ये गलत हो जाएगा, उसको तो समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किताबों में लेस्ट के साथ सिर्फ शुड वाला लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि छोटा कंसाइज अगर दोनों ऑप्शन में हो ना, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ग्रामेटिकली मिस लिखना बेहतर है। मेरी बात आ रही है समझ में क्या बोला मैंने? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इवन अगर ग्रामेटिकली बात करोगे तो मिस लिखना बेहतर है। लेकिन 99.99% किताबों में आपको लेस्ट के साथ सिर्फ शुड लगा हुआ दिखेगा कि अगर लेस्ट है तो यहाँ पे शुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगाओ। लेकिन सीधा बेस फॉर्म लगाना भी सही होता है, बल्कि बेहतर होता है। क्लियर होगी इतनी बात? इसका लेना देना प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से। क्यों आ पा रही है यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म? सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी ये क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वाले टॉपिक से रिलेटेड है, वो ऐसा वाला मीनिंग दे रहा है इसलिए। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ।
एज और सो एज, सिमिली याद है आपको? सिमिली प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाई थी। राहुल इज एज टॉल एज कुणाल, है ना? तो एज वाली जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंपैरिजन कर सकती है। सो एज वाली जो है ये सिर्फ नेगेटिव कंपैरिजन कर सकती है। एक बार ये दो सेंटेंसेस हैं, देखना जरा किस में क्या यूज होगा। एक ये बच्चा बार बार पूछ रहा है एनडीए के बारे में बता दीजिए। क्या बता दूं बच्चे एनडीए के बारे में? ये जो कोर्स है आपका पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़िए, ठीक है? कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी हो, ऐसे डिफेंस का एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ये सब ऐसे ही आपके बैंकिंग के एग्जाम, चाहे वो क्लर्क के हों, चाहे पीओ के हों, इवन एसबीआई पीओ लेवल तक के हों, इस कोर्स को करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त एक ही है, बिल्कुल सिंपल प्यारी सी शर्त। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पूरा पढ़ना है, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करनी, बात खत्म। ये बच्चा लिख रहा है मैं नया हूं। नए कैसे हो बच्चे? नए कैसे आपने एडमिशन लिया है? तो बहुत, या आपने एडमिशन बहुत पहले लिया था, क्लास अब देखनी शुरू करिए। नए कैसे हो सकते हो आप? हैं सुशांत भाई? मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि आज तीन चार बच्चे ऐसे दिखे मुझे जिनका मुझे ऐसा लगा कि वो कैसे हो सकता है कि यहां तक पहुंच गए और उन्हें प्रीपोजिशन ही नहीं पता क्या होता है, क्लॉज ही नहीं पता क्या होता है। तो ऐसा हो कैसे रहा है? यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो स्मार्ट एज योर ब्रदर, सो डोंट वरी एंड डिलीवर द स्पीच। मान लो दो भाई हैं, ठीक है? उनमें से एक ने स्पीच लिखी, दूसरे को स्पीच बोलनी थी। अब जिसको बोलनी थी वो बीमार हो गया, तो जो टीचर है उसको मोटिवेट करने के लिए कह रहा है, उसको मोटिवेट करने के लिए कह रहा है कि भैया तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना तुम्हारा भाई है, तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना तुम्हारा भाई है, इसलिए परेशान मत हो और स्पीच दे दो, ठीक है? तुम्हारा तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना तुम्हारा भाई है, इसलिए परेशान मत हो और स्पीच दे दो। अब सो एज तो नेगेटिव के लिए आ सकता है। यू आर नॉट एज स्मार्ट, यू आर नॉट सो स्मार्ट एज योर ब्रदर, ये लिखते तो चल जाता सो एज। सो एज तो सिर्फ नेगेटिव वाली बात कर सकता, पॉजिटिव वाली बात नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एज करना पड़ेगा। एज दोनों काम कर सकता है, ठीक है? एज से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करवा सकते हो, दोनों ऑप्शन में हो, बात नेगेटिव हो तो। अगर मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव बात करनी है, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल बना दूं, अंडरलाइन कर दूं, तो कैसे लिखोगे? यू आर नॉट एज स्मार्ट एज योर ब्रदर, कि यू आर नॉट सो स्मार्ट एज योर ब्रदर। नेगेटिव है, दोनों ऑप्शन है, एज वाला गलत नहीं है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में है, तो सो एज वाला प्रेफर कर लेना, सिंपल। अब इस सेंटेंस पे आओ। ये जो है ना जी, ये थोड़ा सा विचित्र है। शी इज एज ब्यूटिफुल इफ नॉट मोर देन हर यंगर सिस्टर। अगर इस सवाल को शॉर्ट में आपको रटाना है, बताना है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया सिमिली जो होती है ना, ये जो सिमिली होती है ये कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। सिमिली जो होती है कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। आपने एज लगा दिया, यहां पे कंपैरिजन करना था, तो ये सिमिली पूरी लिखो, यहां पे एज लिखो। लेकिन ऐसा करने से फिर आपके माइंड में कुछ सवाल आएंगे। आप कहोगे सर जो सेंटेंस है ये कुछ सही सा नहीं लग रहा मुझे। शी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर, क्या सिर पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर इस सेंटेंस का। इस सेंटेंस का तो मुझे कुछ सिर पैर समझ ही नहीं आ रहा। चलो मैं आपको दोनों बताता हूं, इसका असली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बताता हूं और साथ में फिर इसका मीनिंग भी बताता हूं कि ये कहां यूज किया जाएगा।
आओ लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जरा एक बार इस सेंटेंस को देखो, अब जरा एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बताता हूं। 1 मिनट आप ट्राई करो। हाँ जी, समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, कंपैरिजन हो रहा है इसका इसकी छोटी बहन से। ये जो शी है, मान लो इसका नाम शालिनी है, इसका उसकी छोटी बहन से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं, कह सकते हो कि फनी सिचुएशन बना के आपको याद कराने समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि दो भाई हैं, मान लीजिए कि दो भाई हैं, उनका रिश्ता तय हो रहा है दो बहनों से। हो जाता है ऐसा ना, कि दो भाई हैं, दोनों की इकट्ठी शादी कर रहे हैं उधर से दो बहनों से। ठीक है जी, अब ये वो रोका वोका करके आ गए हैं, रिश्ता विश्ता पक्का हो गया है। ठीक है, फिर जो होता है ना, ये वाला टाइम होता है रोके से शादी तक का टाइम, मन में लड्डू से फूट रहे होते हैं, बिना मतलब ही हंस रहे होते हैं, वो वाला सा टाइम चल रहा है इन दोनों भाइयों का। दो भाई हैं और दोनों छत पे सो रहे हैं। एक कह रहा है, छोटा वाला कहता है, भाई एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगा? तो बड़ा भाई बोलता है, नहीं बता, मेरी वाली ज़्यादा सुंदर है। वो बोलता आगे से, ठीक है कोई बात नहीं। अरे मान ना भाई, देख तेरा तो मन, तेरा दिल तो जानता है, देख। छोटा वाला कह रहा है कि भाई तेरा दिल जानता है मेरी वाली ज़्यादा सुंदर है। कहता मत मेरा मुंह खुलवा, सो जा। कहता मतलब? क्या, देख भाई, तेरे को जो सोचना है सोच ले। ठीक है, तूने अभी तेरी भाभी को ध्यान से देखा नहीं है। ठीक, तूने अभी ध्यान से देखा नहीं है, वो ज़्यादा सुंदर है। दोनों की बहस चल रही है, वो कह रहा मेरी वाली ज़्यादा सुंदर है, वो कह रहा मेरी वाली ज़्यादा सुंदर है। लगे हुए हैं बहस करने। फिर नीचे से पिताजी की आवाज़ आती है, सो जाओ कि मुझे ऊपर आना पड़ेगा लठ लेके, कहीं आज ही सुंदरता का समारोह का फैसला हो जाए। फिर दोनों खुसर पुसर कर रहे हैं। अब बात तो खत्म करनी है ना, खत्म करके तो सोना ही है। तो भैया जो बड़ा वाला है वो क्या कह के सोता है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर यंगर सिस्टर, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर यंगर सिस्टर।
वो उतनी सुंदर है जितनी उसकी छोटी बहन है। अगर अगर ज्यादा सुंदर नहीं है छोटी बहन से, तो अगर तू ज्यादा सुंदर नहीं मान रहा ना, अगर तू ज्यादा सुंदर नहीं मानता, कोई बात नहीं, बराबर सुंदर जरूर है। शी इज एज ब्यूटीफुल एज, वो बराबर सुंदर है अगर ज्यादा सुंदर नहीं है तो। अगर ज्यादा सुंदर पे अग्री नहीं है तू, बराबर सुंदर तो जरूर है। ये सेंटेंस का मतलब है। पहली बात तो मीनिंग समझ में आया। हाँ जी, क्या आपको मीनिंग समझ में आया? अब इसका कि ये इतना लंबा सेंटेंस यहां कैसे पहुंच गया, अब इसको समझो कि बच्चे ये इन्हीं दो इन्हीं दो इंसानों का कंपैरिजन होना है। एक जगह इनको बराबर कहा जा रहा है, एक जगह इनको कम ज्यादा कहा जा रहा है। हाँ कि ना? तो बार बार रिपीटिशन को तो अपन अवॉइड करते हैं ना, रिपीटिशन को तो हम अवॉइड करते हैं। अब जरा सीखने समझने की कोशिश करना कि शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगानी जरूरी है। शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगानी जरूरी है, क्योंकि बिना ऐसे तो सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते डायरेक्ट एडजेक्टिव से। वहां लगानी जरूरी है, लेकिन वहां लगाने के बाद यहां वाला तो अंडरस्टूड कर सकता हूं। वहां लगानी जरूरी है, शुरू में शीज लिखना जरूरी है, लेकिन यहां दोबारा अगर उसी की बात कर रहे हो तो इसको अंडरस्टूड कर सकता हूं। हाँ कि ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये लास्ट में मोर देन पे तो खत्म कर नहीं सकते, यहाँ लास्ट में यंगर सिस्टर लिखना जरूरी है, लेकिन यहां वाला तो अंडरस्टूड कर सकता हूं अगर ये सेम ही सेंटेंस है। इसको अंडरस्टूड कर दिया। और ये इज वगैरह तो अपन पहले भी अंडरस्टूड करते आए हैं। ही इज टॉलर देन आई एम अंडरस्टूड कर देते थे ना अपन। तो ये जो इज लिखे हुए ये तो पहले भी अंडरस्टूड करते आए हैं। और अगर सुंदरता की तुलना करनी है, ब्यूटीफुली इधर कहना चाहते हो, तो ब्यूटीफुल भी दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड होगी चीजें। अब देखो क्या बचा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन हर यंगर सिस्टर। अब कुछ समझ में आया क्या हो गया इस सेंटेंस के साथ? इसके अंदर जो रिपीटिशन था उसको अवॉइड करते चले गए और उन चीजों को अंडरस्टूड मानते हुए चले गए। लेकिन हर चीज को अंडरस्टूड मानने का एक लॉजिक है कि शीज वहां लिख दिया तो यहां जरूरी नहीं है, यंगर सिस्टर यहां लिख दिया तो यहां जरूरी नहीं है, लेकिन सिमिली तो पूरी लिखोगे। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि सिमिली खा जाओगे? तो ये डालना पड़ेगा। अब ये ऐसे पढ़ने से क्या हुआ, ऐसे पढ़ने से क्या हुआ कि भैया हमें सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया कि एक कंजंक्शन तो ये सिमिली हो गई, एक कंजंक्शन ये इफ हो गई, एक कंजंक्शन ये देन हो गई, तीन तीन कंजंक्शन दिख रही हैं और वर्ब पूरे सेंटेंस में एक ही नजर आ रही है, बाकी सब वर्ब कहां गई, क्या हो गया? अब समझ में आ गया होगा कि भैया एक क्लॉज ये रहा, है ना, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर यंगर सिस्टर इज, ये एज ब्यूटीफुल एज हर यंगर सिस्टर इज, एक क्लॉज ये रहा, दूसरा क्लॉज ये रहा और तीसरा क्लॉज ये रहा और चौथा क्लॉज ये रहा। ये चार क्लॉज हैं और तीन कंजंक्शन इसलिए लगी हुई है। एक बार आप इस सेंटेंस को दोबारा देख लो, जो मैंने बोला अपने माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो, फिर मैं दोबारा बताता हूं। एक ट्राई आप दोबारा कर लो। सर वर्ब चैप्टर में आपने पढ़ाया था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में आर्टिकल नहीं आता। हाँ, बच्चे अवॉइड करते हैं जनरली। वहीं शायद मैंने बोला होगा, नहीं बोला होगा तो अब सुन लो कि अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए, अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए, जैसे मान लो मैं लिखूं दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, तब द अवॉइड करो। लेकिन अगर लिख दूं द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉलोनी या ऐसा कुछ लिख दूं, है ना, अगर स्पेसिफिक कर दूं तो फिर द लगा सकते हो आप। अगर उसको कोई स्पेसिफिक कर दिया जाए तब आप द लगा सकते हो। जैसे आपने सेंटेंस लिखा आई कंसीडर हिम द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो इस बार सुपरलेटिव डिग्री लगा ली तो अब द लगा लो ना, अदरवाइज अवॉइड करो।
हाँ जी, अगर आपको याद हो तो ये वाली बात मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बताई होगी, नहीं बताइए तो कोई बात नहीं, आज सुन लो फिर से एक बार। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा भैया, शी इज एज ब्यूटिफुल एज इफ नॉट मोर देन हर यंगर सिस्टर। अब अगर इसको रटना है तो सिंपली याद कर लो कि सिमली है वो पूरी लगानी है, इधर एज है तो इधर भी एज लगाना पड़ेगा, इसलिए अपन ने एज कर दिया। लेकिन उससे फिर आपके मन में कुछ सवाल आएंगे। पहली बात तो आपको इस सेंटेंस का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा होगा। दूसरा, सिमली या एक कंजंक्शन होती है, एक कंजंक्शन, इफ दूसरी कंजंक्शन, देन तीसरी कंजंक्शन, तीन कंजंक्शन है तो चार क्लॉज होने चाहिए। चार क्लॉज यानी चार सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर होने चाहिए। यहां तो एक ही वर्ब दिख रही है, बाकी सब कहां गया। ये ऐसे खोल के लिख देने से आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर यंगर सिस्टर इज, वो उतनी ही सुंदर है जितनी उसकी छोटी बहन है। इफ शी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर यंगर सिस्टर इज, अगर वो ज्यादा सुंदर नहीं है उसकी छोटी बहन से। ये इस ये इसका असली स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का। अब इसको यहां कैसे पहुंच गए, तो भैया इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करना है। एक बार इनको बराबर कहना है, एक बार कम ज्यादा। तो शीज एक बार लिख दिया तो यहां अंडरस्टूड कर दिया, या लास्ट में लिखना जरूरी है तो यहां वाला अंडरस्टूड कर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दो बार लिखना क्या जरूरी है, उसको अंडरस्टूड कर लिया। और ये लास्ट में जो वर्ब होती है इसको तो अपन अंडरस्टूड करते ही आए, ये इसलिए यहां से यहां पहुंच गया। क्लियर हो गया भैया? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। सो के साथ दैट का पेयर होता है और टू के साथ इन्फिनेटिव का पेयर होता है। ये अपन ने एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा था। माई ग्रैंड फादर इज टू वीक दैट ही कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स अलोन। मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि वो सीढ़ियां अकेले नहीं चढ़ सकते। अब आपको पता है दैट लगा के आगे क्लॉज लिख रखा है, तो फिर सो से बनेगा ये चीज। माई ग्रैंड फादर इज सो वीक टू क्लाइंब द स्टेयर्स अलोन, इस बार इन्फिनेटिव है तो टू लगा दो। इसमें नॉट लिखने की जरूरत पड़ती या नॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टू से अपने आप ही वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो जाता है। ये बात आप एडवर्ब चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, यहाँ दोबारा क्यों पढ़ाई जा रही है? जोड़े पढ़ाने थे कि सो के साथ दैट का स्ट्रक्चर बनता है और टू के साथ इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, कि को रिलेटिव है, जोड़े में चल रही है, पेयर में चल रही है, इसलिए यहाँ दोबारा बताइए। हाँ जी, एक ये मतलब को रिलेटिव कह भी सकते हो इनको, कि जोड़ा तो है ही एक टाइप का, सो एज और सो दैट। बस ध्यान रखना ये वाला सो दैट नहीं है और ये वाला सो एज नहीं है, ये अलग है। इसमें आप देख पा रहे होगे, इसमें आप देख पा रहे होगे कि सो और दैट के बीच में गैप है ना, यानी अलग अलग जगह यूज हो रहे हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स अलोन। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार। ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो के साथ आप एक एडजेक्टिव लगा रहे हो और फिर दैट लगा के आगे क्लॉज लिख रहे हो, हाँ के ना। और ऐसे ये जो सिमली होता है, ये जो सिमली होता है कंपैरिजन के काम आता है। ये इस बार जो मैंने लिखे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो एज बिल्कुल साथ साथ लिखा, बीच में कुछ नहीं। तो ये कोई सिमिली नहीं है, कंपैरिजन के काम नहीं आएगा। ये जो सो दैट है ये भी मैंने साथ साथ लिखे हैं। इनका मतलब होता है ताकि। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं जब ये साथ लिखे जाते हैं तो इनका मीनिंग दिया जाता है ताकि, हिंदी वाला ताकि। ये जो मीनिंग होता है ना, आप एक बार सेंटेंस पढ़ो, ही कम्स शी कम्स अर्ली, वो जल्दी आती है ताकि वो एक सीट प्राप्त कर सके। शी कैन गेट अ सीट इन द फर्स्ट रो, ताकि वो एक सीट प्राप्त कर सके फर्स्ट रो में। ये सेंटेंस का मतलब है कि वो ये काम करती है ताकि ऐसा हो सके। ये जो ताकि वाला मतलब होता है इसके लिए सो एज या सो दैट का यूज होता है। अगर आगे इन्फिनेटिव लिखना है, अगर आगे इन्फिनेटिव लिखना है, ये वही बात है कि आप इसी बात को ये दो स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। आप सो दैट से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसी बात को आप यहां भी दो स्ट्रक्चर से लिख पा रहे हो। अगर आगे आपको इन्फिनेटिव लिखना है तो सो एज लगाया करो, अगर आगे आपको ऐसे क्लोज लगा के लिखना है तो फिर सो दैट लगाया करो। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ जी,
कई बार ना कुछ बच्चे भोले होते हैं और उनको बताने वाले और भोले होते हैं। अब एक ये बच्ची है, इसने लिखा आई हैव अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू रेडियो, ऐसे करके, ठीक है। अब वो कह रही है सर ये तो हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं लिख रहे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो है ये। आई हैव अ हैबिट, हैव अकेला जब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो होता है। ये तो लिसनिंग को वर्ब समझ रहे हो क्या? लिसनिंग तो जिरंड है। पहली बात तो उसको नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर एक भाई और आ गया उसको ज्ञान देने वाला। पलक पलक पलक, मैं बताता हूँ। हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं ना उनको कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं, यू नो। पता तो है नहीं नकली से, बता और रहा उसको गलत। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है जी सबसे टेढ़ा। इसके साथ ये टॉपिक आज की क्लास अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। इस ये वाली स्लाइड के साथ अपना ये टॉपिक आज अपन वाइंड अप कर लेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन का। कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी जोड़े में चलने वाली जो कंजंक्शंस है वो खत्म हो जाएंगे इसके साथ। एक ये वर्ड है जी सच। सच के साथ दो पेयर बन सकते हैं, या तो सच के साथ एज का पेयर बन सकता है या सच के साथ दैट का पेयर बन सकता है। सच के साथ या तो एज आएगा या दैट आएगा, ठीक है जी। अच्छा, कब कौन सा लगाना है इसको ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करिए। तीन तरीके हैं बताने के, तीन तरीके से आप कर सकते हो। और जो पेपर में लगाना है वो है सिंपल मीनिंग वाला तरीका। सुनने बोलने में देखो आपको इसके साथ ना हु वगैरह बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन सही ये वाले हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये सेंटेंस आपने पढ़ा, शी डज नॉट लाइक सच बॉयज दैट डोंट रिस्पेक्ट विमेन। उसको ऐसे लड़के पसंद नहीं है, उसको ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। आपके मन से कुलबुलाहट आ रही होगी, काफी बच्चों को दैट ठीक लग रहा होगा। दैट अगर मैं कह दूं ना दैट गलत है, तो 99% बच्चा कहेगा सर हु लगा लो यहां पे। ही डज नॉट लाइक सच बॉयज हु डू नॉट रिस्पेक्ट विमेन, हु लिख दो, लेकिन वो गलत है जी। अब जो मैं यहां पे लिखूंगा वो देखते ही आपका माथा पीटने का मन करेगा कि इंग्लिश ना हो गई फांसी हो गई, है ना। ये कैसे सही हो सकता है सर? ये तो कैसे भी सही नहीं हो सकता, ये इतना अजीब लग रहा है पढ़ने में। शी डज नॉट लाइक सच बॉयज, उसको ऐसे लड़के पसंद नहीं। शी डज नॉट लाइक सच बॉयज एज डोंट रिस्पेक्ट विमेन। सर ये तो कैसे भी ठीक नहीं हो सकता। यही ठीक है बच्चे, यही ठीक है। सुनने बोलने में बहुत अजीब लगता है, सुनने बोलने में बहुत अजीब लगता है, इसीलिए इस पे एरर आता है। अगर सारी कोरिलेटिव कंजंक्शन में से बढ़िया सवाल बनाना हो तो फिर इस पे बनाया जा सकता है। एरर वैसे सबसे ज्यादा कोरिलेटिव में उस पे आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले, जो होता है पोजीशन वाले एरर, कि नॉट ओनली की पोजीशन गलत कर दी, वो सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन अगर मुश्किल सवाल बनाना हो तो इस पे बनेगा। अच्छा जी, आई लाइक सच मूवीज, मुझे ऐसी मूवीज पसंद है, मुझे ऐसी मूवीज पसंद है जिनकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती, मुझे ऐसी मूवीज पसंद है जिनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। शी सिंग्स इन सच ए स्वीट वॉइस, वो इतनी मीठी आवाज में गाती है कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। मैंने क्या कहा, सच के साथ दो चीजों के जोड़े बन सकते हैं, या तो सच के साथ एज का या फिर सच के साथ दैट का। ये और चीजें भी बता रहा हूं, ये बाकी क्या लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में आपको सिंपल सा फंडा लगाना है मीनिंग वाला, कि जो जिसको जिसने वाला मीनिंग आए तो एज लगाना, की वाला मीनिंग आए तो दैट लगाना। मैं एक बार फिर बोलता हूं, शी डज नॉट लाइक सच बॉयज, उसको ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। सच के साथ आपको लिखना है जो जैसा जिसने वाला मीनिंग आए एज लगाना। मुझे ऐसी मूवीज पसंद है जिनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, जो जैसा जिसने जिनको इस टाइप वाला आए तो फिर आपको एज लगाना है। की वाला मीनिंग आए, वो इतना मीठा गाती, वो इतनी मीठी आवाज में गाती कि सब उसकी तारीफ करते हैं, तो दैट लगाना। सारी बात समझ में? पेपर में तो आपको ये फंडा अपनाना है। अब बात करते हैं आगे वाली बातों की। एक्चुअली होता क्या, मैं बोलूंगा तो काफी लोग उसको लगेगा अरे यार ये क्या बात हो गई। ये जो एज होता है ना, एज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से काम कर सकता है। सर फिर आपने रिलेटिव प्रोनाउन में क्यों नहीं पढ़ाया इसको? क्योंकि उस टाइम आप समझ ना पाते।
रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने वही पढ़ा के छोड़ दिया आपको, हु पढ़ाया, होम पढ़ाया, विच पढ़ाया, दैट पढ़ाया, हाँ कि ना। रिलेटिव प्रोनाउन के समय पे ये नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बड़ा सिलेक्टिव सा यूज है इसका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, कि सच आएगा तो ही एज रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उस समय पे आप समझ भी ना पाते इन बातों को। अब आप यहां पे जरा देखने समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको ऐसा लगे कि यहां पे आपको प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन चाहिए, अगर आपको प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन चाहिए तो एज लगाना, और सिर्फ कंजंक्शन ही चाहिए, प्रोनाउन नहीं चाहिए, तो दैट लगाना। अब आप कहोगे सर दैट भी तो रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है, बन तो सकता है, लेकिन सच के साथ नहीं बन सकता, ये याद ही करना पड़ेगा। सच के बाद, अगर सच के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो एज लगाना है, और सच के बाद सिर्फ कंजंक्शन चाहिए तो फिर दैट लगाना। देखो कैसे, अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तोड़ ही देता हूं ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी यहां पे मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए, यहां पे मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कंजंक्शन भी बन जाए और साथ में प्रोनाउन भी बन जाए, क्योंकि कंजंक्शन होने के नाते दो क्लॉज को जोड़ना है और प्रोनाउन होने के नाते इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना है। तो यानी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, इसलिए एज आया। ऐसे अगर इसकी बात करूं तो ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। यहां पे भी मुझे एक ऐसा शब्द चाहिए जो प्रोनाउन भी बने और कंजंक्शन भी बने, हाँ कि ना, इसलिए एज आएगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस की अगर बात करूं तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब रिलेटिव प्रोनाउन तो अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, ऐसा तो कुछ मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं। यहाँ तो सिर्फ ऐसा वर्ड चाहिए जो कंजंक्शन बन जाए चुपचाप, प्रोनाउन ना बने, तो फिर दैट लगाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंजंक्शन वाला काम करेगा। फिर से सुन लो, सच के साथ या तो एज आएगा या दैट आएगा, दो ही चीजें आ पाएंगी, ठीक है। कब एज लगाना है, कब दैट लगाना है, सबसे आसान तरीका जो पेपर में करके आओगे, जो जैसा जिसने वाला मीनिंग आए तो एज लगाना, की वाला मीनिंग आए तो दैट लगाना। उसको ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते, जो वाला मीनिंग आ गया एज आएगा। मुझे ऐसी स्टोरी, ऐसी मूवीज पसंद है जिनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, जो जैसा जिसने जिनको, इस टाइप की, एज आएगा। वो इतनी मीठी आवाज में गाती है कि सब उसकी तारीफ करते हैं, की वाला मीनिंग आ गया दैट आएगा। पेपर में तो आप ये लगाना। और ग्रामेटिकली समझना है तो बच्चे ये रिलेटिव प्रोनाउन, जब आपको सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए ना, अब आपको भी रिलेटिव प्रोनाउन तो और भी होते हैं ना सर, हु भी तो होता है सर, विच भी तो होता है, दैट भी तो होता है, सच के साथ नहीं आ सकते हो। सच के साथ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है, इसका नाम है एज। तो अगर सच के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो एज लगाना। जैसे यहाँ पे मुझे वर्ब का सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो एज लगाया। यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो एज लगाया, सिर्फ कंजंक्शन चाहिए तो दैट लगाओ। तीसरा तरीका, अगर आप देख पा रहे हो तो जो सच एज वाला जोड़ा होता है, सच एज वाला जोड़ा होता है चीजों को कैटेगराइज करने के काम आता है। उसको ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते, यानी लड़कों को दो भागों में बांट रखा है, जो इज्जत करते हैं और जो इज्जत नहीं करते। ऐसे चीजों को कैटेगराइज करने के काम के लिए सच एज का पेयर यूज में लिया जाता है। मुझे ऐसी मूवीज पसंद है जिनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, यानी दो पार्ट में बांट दिया, जिनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है और जिनकी नहीं होती। क्या यहाँ पे ऐसी कोई कैटेगरी बांटी गई है? यहाँ पे आपने एक बात बोली, उसको स्ट्रेंथन किया गया। शी सिंग्स इन सच ए स्वीट वॉइस, वो इतनी मीठी आवाज में गाती है कि सब उसकी तारीफ करते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने एक स्टेटमेंट, उसी को दोबारा एम्फोसिस डाला गया, या कह लो कि उसी को इस चीज की मतलब वैलिडेशन मिली एक टाइप से, कि वो इतनी मीठी आवाज में गाती है कि सब उसकी तारीफ करते हैं। यानी आपने एक बात बोली, उसी बात को बल देना हो तो सच दैट का पेयर यूज करते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं बच्चे, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बिना मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे चीजों को तो फंसोगे। जब सीधा सीधा ऐसे पपलू चीज लगा के काम आपका चल रहा है, जब बिल्कुल इजी सी चीज लगा के आपका काम चल रहा है, तो जबरदस्ती इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करें हम चीजों को? सिंपल अपना मीनिंग से देखेंगे और लगा देंगे। क्लियर हो गया जी? इसके साथ आपका को रिलेटिव कंजंक्शन वाला जो पार्ट है, कंजंक्शन चैप्टर के अंदर और भी काफी सारे टाइप के एरर अपन देखेंगे। को रिलेटिव कंजंक्शन नाम से एक टॉपिक है, यानी ऐसी कंजंक्शन जो जोड़े में चलती, अपने साथ एक वर्ड चिपका के चलती, ठीक है। तो ऐसी वाली, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एज और दैट, ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये सच चिपका हुआ है। तो ऐसी वाली कंजंक्शन के जो जोड़े थे, वो वाला टॉपिक अपना खत्म होता है। आगे अपन अब कुछ और पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर
हाईलाइट करके बोल देता हूं कि भैया जो शुरू में बात बोली थी ना कि सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करेगा, अभी अगर आप देख पा रहे हो एज के इधर नाउन लिखा हुआ है और इधर वर्ब लिखी हुई है, तो ऐसे जमीन पे लेट कर रोने मत लग जाना, अरे चलिए क्या हो गया, आपने तो बोला था सेम रैंक को ज्वाइन करेगा। कब बोला था? वो सिर्फ वो जो सेम रैंक वाली बात है वो सिर्फ इन 4 पर वैलिड है, सब पर वैलिड नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है जी।